आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वैष्णो देवी मार्ग पर फिर से गूंज रहे माता के जयकारों की भी। एक बार फिर शुरू हो गई माता वैष्णो देवी की यात्रा। वातावरण में फिर से घुलने लगे हैं माता के जयकारे। 22 दिनों तक बंद रहने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्तिभाव से चमकने लगे हैं। पहले दिन से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंचने लगे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की कटरा में कतारें लगने लगी हैं। खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई थी। अब हालात सामान्य होने पर जब एक बार फिर से ये यात्रा शुरू हुई है तो भक्तों की खुशी देखते ही बन रही है। देश भर में नवरात्रि की तैयारी तेजी से चल रही है। 22 सितंबर से शुरू होने वाले इस पर्व के लिए जगह जगह मां दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण से लेकर भव्य पंडाल तक बनाए जा रहे हैं। दिल्ली का मिनी कोलकाता कहे जाने वाले चित्तरंजन पार्क के काली मंदिर परिसर में भी दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रतिमाओं के अलावा यहाँ भव्य दुर्गा पंडाल के निर्माण का भी काम चल रहा है। भव्य पंडाल, पारंपरिक सजावट और मां के दर्शन, ये सब मिलकर सीआर पार्क की दुर्गा पूजा को विशेष बना देते हैं। नवरात्रि के साथ साथ देश भर में दशहरा की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। दशहरा पर दहन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में इस बार रावण के पुतले का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, इसलिए यहां 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। यहां रिमोट के जरिए पुतलों का दहन किया जाएगा। कोटा की तरह ही अजमेर में भी कारीगर दिन रात पुतला बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ दशहरे पर दहन के लिए 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। एक आर्टिस्ट की कूची जब चलती है तो एक से बढ़कर एक आकृतियां उकेरती हैं। ऐसे ही एक कलाकार है मुंबई के नितिन खरात। दिव्यांगता को दरकिनार कर नितिन एक से बढ़कर एक ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सम्मान मिलता है। जापान के सेंडाई में दिव्यांग आर्टिस्ट के लिए आयोजित आर्ट टू यू कला प्रदर्शनी में नितिन की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बनाई पेंटिंग को मारुबेनी अवार्ड से नवाजा गया है। बाएं पैर से 87% दिव्यांग होने के बावजूद नितिन ने इसे अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। यहाँ तक कि इन्होंने शरीर तौष्टा स्पर्धा में भी महाराष्ट्र श्री, मुंबई श्री, मराठावाड़ा श्री जैसे कई पुरस्कार जीते हैं। जो इनका सफ़र है एक अनाथ आश्रम से आकर आज विदेश में जाकर के देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सम्मान जीत रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के देहरादून की, जहां भाऊवाला इलाके में सैलाब में फंसे 3 बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। देहरादून में भाऊवाला पुल के पास उफनती नदी में फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर सेलाकुई थाने की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और फिर रस्सी के सहारे पुलिस ने एक एक कर तीनों बच्चों को सैलाब के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं गुजरात में कैसे हो रही है गरबा की तैयारी। एक तरफ गरबा खेलने की तैयारी जोर शोर से जारी है तो दूसरी तरफ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य के रिहर्सल में जुटे हैं। राजकोट और अहमदाबाद में गरबा प्रेमी नए नए डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं राजकोट में पहली बार शहर में क्रिकेट स्टेडियम में गरबा नाइट्स का आयोजन होगा, जहां एक साथ 15,000 लोग गरबा कर सकते हैं। वहीं बाजारों में भी परंपरागत पोशाकों के नए डिजाइन ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कि नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी शानदार झलक अभी से दिखाई देने लगी है। गुजरात की धड़कनों में गरबा की गूंज सुनाई देती है। नवरात्र में जब गरबा का उत्सव शुरू होता है तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। नवरात्र से पहले ही गरबा की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग गरबा की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और हर साल गरबा में नए नए स्टेप्स देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से शहरों में गरबा क्लासेस का चलन भी बढ़ा है। राजकोट में जगह जगह गरबा क्लासेस में बड़ी तादाद में गरबा प्रेमी पहुंच रहे हैं और गरबा के नए गुर सीख रहे हैं। ये राजकोट के देव गरबा ग्रुप की गरबा क्लासेस की तस्वीरें हैं। यहाँ 5 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक गरबा सीखने आते हैं।
सबको पता ही है गुजरात में गरबा उसकी शान है। इस बार नया सब कुछ है, मीन्स के टिमली रास है, वेस्टर्न रास है, अलग अलग स्टाइल के मंडली रास है। जो है वो तो है ही, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, वो सब स्टेप है, उसमें भी वेरिएशन सब ऐड है। आपका कोई स्पेशल स्टेप आपने जो इस साल तैयार किया? हाँ, हमारा जो स्पेशल स्टेप है वो एक है द्वारकाधीश के खम्मे वाला जो सॉन्ग है उसके एक स्टेप है। टिटोड़ा की अलग अलग स्टाइल है, वेस्टर्न स्टाइल है टिटोड़ा की, सालसा स्टाइल है टिटोड़ा की, सब अलग है। इस साल गरबा प्रेमियों में टीमली रास, वेस्टर्न रास, मंडली रास, वेस्टर्न स्टाइल, टीटीरो, गोपाला और 21 स्टेप्स का क्रेज देखने को मिल रहा है। गरबा की जो प्रिपरेशन है वो दिवाली के बाद ही स्टार्ट हो जाती है और पूरा साल चलता है। 9-10 महीने तक हम गरबा की प्रैक्टिस करते हैं और फिर नवरात्रि जब स्टार्ट होती है तो पूरा एक हफ्ते से पहले ही स्टार्ट हो जाता है वेलकम नवरात्रि। और नवरात्रि ख़त्म होने के बाद भी शरद पूनम तक नवरात्रि स्टार्ट ही रहती, कंटिन्यू ही रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स सर सिखाते हैं और बहुत ही बढ़िया सिखाते हैं, लाइक झांझरियू, सालसा टिटोड़ो, सालसा गरबा, मंडली स्टेप है, फिर 21 हो गया, ऐसे 15-20 स्टेप सिखाए हैं हमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेलैया खेलते हैं वो 21 ही स्टेप है। वो 21 वाला स्टेप है वो सबसे बढ़िया सब करते हैं और सबसे ज़्यादा वाला स्टेप वही सब लोग खेलते हैं। आपका फेवरेट स्टेप कौन सा है? मेरा वाला मंडली है, मंडली सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। यहाँ आधुनिक गरबा के साथ साथ प्राचीन परंपराओं को भी निभाया जाता है। यहाँ के राजवी परिवार के राज पैलेस में पिछले 16 साल से तलवार रास का आयोजन किया जाता है। इस तलवार रास में 200 से ज्यादा क्षत्रिय युवतियां और महिलाएं हिस्सा लेती हैं। नवरात्र के दूसरे और तीसरे दिन ये तलवार रास खेला जाता है, जिसकी प्रैक्टिस 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। सोचिए, हर बार नया ग्रुप होता है, नया आइटम होता है। 18 साल से हम कर रहे, तो हमको भी प्रेशर होता है कि कुछ नया प्रस्तुत करें। तो अभी तक 18 साल में बहुत सारी बहनें, बहुत सारी दिक्कतों ने तलवार रास सीखा है और यहाँ से निकली हैं। तो हम हर एक पूरा जो नवरात्रि के पिछले 1 महीने प्रैक्टिस करवाते हैं और नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन आपको ये आयोजन देखने को मिलने वाला है। किस किस प्रकार की तलवार रास यहाँ पर किए जाते हैं? तलवार रास में हम हर साल 2 से 3 साल से हम अलग अलग स्टंट्स रजू कर रहे हैं। इस साल भी कुछ ना कुछ नया आने वाला है और उसके साथ तलवार के साथ हमने लाठी भी ऐड की है। जाहिर है ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये विशेष गरबा खुद में सदियों पुरानी संस्कृति और कला की विरासत समेटे हुए है। ये बजरंग गरबी मंडल का नजारा है। यहाँ नवरात्र के तीसरे, छठे और 9वें दिन सिर पर जलते मटके के साथ बच्चियां रास खेलती हैं। इस रास को कुल 6 बच्चियां प्रस्तुत करती हैं और इसके लिए कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं बजरंग गरबी मंडल में ये रास करती हूँ। मुझे ये सड़क तीनों रास करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 6 बाला ये रास कर पाती है, उसमें से मैं एक बाला हूँ। ये मुझे बहुत प्राउड फील कराता है। गरबा को लेकर यहाँ के युवक युवतियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्र के उत्सव के लिए खरीदारी जोरों पर है। इस साल परंपरागत पोशाकों के नए नए डिजाइन बाजार में छाए हुए हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो हैंड पेंटिंग वाले प्लेन घाघरा चोली की काफी डिमांड है। सबसे ज्यादा इस साल 2-2, 3-3 फीट की पगड़ियाँ, जो पाग बोलते हैं, माथे पे सिर पे पहनने वाला, और उसके नीचे केड़िया आता है। और गर्ल्स में केड़िए का क्रेज़ इस साल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। उसके नीचे चनिया आता है और उसके ऊपर टॉप कैंसल होके उसकी जगह केड़िया आ गया है। और जो टॉप में है तो उसमें स्पेगेटी स्टाइल वाला 3/4 स्लीव्स वाला सबसे ज़्यादा चलता है। वैसे तो पूरे गुजरात में नवरात्र की धूम है, लेकिन अहमदाबाद के रंग तो अनूठे हैं। जगह जगह गरबा डांस की प्रैक्टिस हो रही है। रंग बिरंगे पारंपरिक लिबास में लोग गरबा का आनंद ले रहे हैं।
22 सितंबर से देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होगा। देश भर में माता की आराधना, पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन बात करते हैं गुजरात की, तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात के अंदर माता की आराधना के साथ नवरात्रि का जो पर्व है उसमें रास गरबा का खास आयोजन होता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं रंग बिरंगी केड़िया और जो चनिया चोली है वो पहनकर जो युवक और युवतियां हैं वो गरबे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मनमोहक गरबा नृत्य के पीछे महीनों की तैयारी होती है। 2 महीने पहले से ही ग्रुप प्रैक्टिस शुरू हो जाती है ताकि हर कदम एक जैसा लगे। जो ट्रेडिशनल जो गरबा था, जैसे शेरी गरबा में हम लोग प्रैक्टिस करते थे और गरबा खेलते थे, माता जी की आराधना करते थे, सेम थिंग इस बार भी है। लेकिन मेन चीज कि पहले हम लोग शेरी में खेलते थे, छोटी छोटी गलियों में खेलते थे। इस बार अभी ये ट्रेंड है कि युवा जो है, युवा धन, वो लोग हमारे पार्टी प्लॉट्स में गरबा खेलते हैं और ऐसे परिवेश में जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें वो गरबा की प्रैक्टिस करते हैं और खेलते हैं। हम लोग भी गरबा पार्टी प्लॉट में भी खेलने जाते हैं और साथ में ट्रेडिशनल में प्रैक्टिस यहाँ भी करते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। वक्त के साथ गरबा का रंग भी बदल रहा है। अब गरबा खेलने का कोई एक स्टाइल नहीं बल्कि अलग अलग ट्रेंड्स हैं, जिससे गरबा का क्रेज और बढ़ता जा रहा है। तो जो पुराना गरबा है, जो 1 ताली है, 2 ताली है, 3 ताली है, उस पे तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही है। प्लस हम लोग इस बार मैंने जो कॉस्ट्यूम बनवाया है वो हमारा अहमदाबाद अभी वर्ल्ड फेमस हो चुका है। नवरात्र का शुभारंभ होने में अब बस 5 दिन बचे हैं, लेकिन गुजरात में उत्सव का माहौल बन चुका है, जहां मां की भक्ति की शक्ति और गरबा के रंग का उल्लास हर चेहरे की चमक बढ़ा रहा है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ अहमदाबाद से अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर की बड़ी पहल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में देश के पहले मित्र पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने धार के भैंसोला गांव में इसकी नींव रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां पर खेत से कपास की कटाई बुनाई से लेकर डिजाइन और एक्सपोर्ट तक कपड़ों से संबंधित सारे काम होंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा पीएम ने यहां से 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, आदि सेवा पर्व और सुमन सखी चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने यहां मातृवंदना योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए, उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। हैदराबाद के सिकंदराबाद में आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया। इस मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राजनाथ सिंह यहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्रीय बलों की सलामी भी ली। 17 सितंबर को ही हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उत्तर और दक्षिण भारत को एकजुट करने के लिए उनके ऑपरेशन पोलो की सराहना की और उन्हें आयरन मैन कहकर याद किया। छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली। आज नारायणपुर में 12 सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक रोबिन्सन गुड़िया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मुख्यधारा से जोड़ने की शपथ ली। इनमें 2 एरिया कमेटी सदस्य, 5 महिला नक्सली और 18 लाख रुपए के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी 12 नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक दिया गया। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन पुनर्वास नीति के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रधानमंत्री संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक AI पावर्ड होलो बॉक्स तैयार किया गया है, जिससे देशवासी सीधे संवाद कर सकते हैं। इस AI मॉडल को तैयार करने में 3 महीने लगे हैं और इसे सरकारी अभिलेखागार, ऑडियो, वीडियो और इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा के आधार पर ट्रेन किया गया है। असल में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक 3D अवतार है, जो पटेल के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और भारत के एकीकरण से जुड़े आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देगा। प्रोजेक्ट चीता के 3 साल पूरे होने पर दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता धीरा को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में शिफ्ट किया गया। ये चीता कूनो में पहली मादा चीता है। इससे पहले 2 दक्षिण अफ्रीकी नर चीतों प्रभाष और पावक को भी इसी अभयारण्य में शिफ्ट किया जा चुका है। न्यूज़ पथ में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हर साल उन्हें मिले उपहारों की नीलामी की जाती है। इस बार भी पिछले 1 साल में मिले तोहफों की नीलामी हो रही है। दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति ऑक्शन के जरिए खरीद सकता है। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. Your Excellency, to all the people of Bhutan, in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India. Happy birthday, Prime Minister Modi. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश के हर कोने से बधाइयां लोक कल्याण मार्ग पहुंच रही हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर सिर्फ देशवासियों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से बधाइयां और लाखों तोहफे मिले हैं। और उनके जन्मदिन के मौके पर दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री को मिले 1300 से ज्यादा तोहफों को प्रदर्शित किया गया है और उसकी ऑनलाइन नीलामी की जा रही है और इससे मिलने वाली रकम को नमामि गंगे मिशन में लगाया जाएगा। इस प्रदर्शनी के बारे में कहा गया है कि ये तोहफे सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि लोगों और उनके नेता के बीच गहरे भावनात्मक जुड़ाव के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी 2 हफ्तों का ये कार्यक्रम है। और इसी के मद्देनज़र संस्कृति मंत्रालय ने उन सभी गिफ्ट्स का ऑक्शन किया है जो प्रधानमंत्री को पिछले 1 साल में मिले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये जो गिफ्ट्स पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री को मिले हैं, जो मेमेंटोज मिले हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है। इस वक्त हम NGMA में मौजूद हैं और यहाँ पर वो सभी गिफ्ट जो प्रधानमंत्री को पिछले 1 साल में मिले हैं वो उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। लगभग 1700 के आसपास गिफ्ट्स प्रधानमंत्री को इस बार मिले हैं और पिछले कई सालों से इसी तरह का ऑक्शन जो है वो चलता आ रहा है और इस ऑक्शन के माध्यम से जो रकम जनरेट होती है उसका इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाता है। और अब तक की बात करें तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो इस ऑक्शन के माध्यम से सरकार को मिल चुकी है, जिसका इस्तेमाल गंगा की सफाई, माँ गंगा की सफाई में किया जाता है। इस बार नीलामी में कई तरह के तोहफे शामिल हैं, जैसे पैरालंपिक्स 2024 के एथलीटों के सामान, देवी देवताओं की मूर्ति, पेंटिंग्स, कैप, तलवारें और मंदिर की चीजें। लेकिन इस प्रदर्शनी में जो सबसे महंगी चीज है वो है तुलजा भवानी की मूर्ति। इस मूर्ति की शुरुआती कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और खूबसूरत वुडन कार्व्ड स्टैचू है भगवान विष्णु की, जिसको भी यहाँ पर लगाया गया है। ऑक्शन का ये हिस्सा है, यानी कि आप वेबसाइट पर जाकर आराम से इन सभी खूबसूरत गिफ्ट्स को खरीद सकते हैं और उसके बारे में जानकारी
प्राप्त कर सकते हैं। एक और गिफ्ट यहाँ पर लगाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, ये एक ड्राइड बोटेनिकल बुके है जिसमें आयुर्वेदा बुक के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। और भगवान की तस्वीर, माता की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर, मूर्ति, ये सभी वो गिफ्ट हैं जो प्रधानमंत्री को पिछले 1 साल में मिले हैं। भगवान हनुमान का गदा, ये एक नायाब है जो यहाँ पर लगाया गया है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीर में दिखाएंगे। देखिए, ये मेटल गदा है, यानी कि मेटल गदा जो भगवान हनुमान का है वो भी इस गिफ्ट का हिस्सा है। और इसी के साथ साथ इन भगवान की तस्वीरों में, मूर्तियों में एक और खूबसूरत मूर्ति जो यहाँ पर दिख रही है वो है माँ दुर्गा की मूर्ति। बहुत जल्द आप इसी तरह की मूर्तियाँ, बड़े बड़े पंडाल जो हैं वो बंगाल में और देश के अलग अलग कोनों में देखेंगे। लेकिन ये भी एक गिफ्ट प्रधानमंत्री को मिला है जो इस ई ऑक्शन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की ये प्रदर्शनी और उनकी होने वाली नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। आप आधिकारिक पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर जाकर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। यहाँ आपको पेंटिंग्स, मूर्तियाँ और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कई तोहफे खरीदने के मौके मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ऐसे बुजुर्गों की जिनकी उम्र 100 साल के बाद चली गई। इस मामले में जापान ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें, जापान में लगभग 1 लाख लोगों ने 100 साल से ज्यादा की उम्र पूरी कर ली है। इनमें 88% महिलाएं हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनके देश में 87,784 महिलाओं और 11,979 पुरुषों की उम्र 100 साल से ज्यादा। महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर कुल 99,763 बुजुर्ग 100 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। खास बात यह है कि जापान ने लगातार 55वें साल ये अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। ये संख्या जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 4 लाख का 0.81% है। जापान की सबसे बुजुर्ग महिला 114 साल की शिगेगो कागावा हैं, जो कि सबसे बुजुर्ग पुरुष 111 साल के कियोताका मिजुनो हैं। जापान में हर साल 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। इस दिन जापानी पीएम 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बधाई पत्र और चांदी का ग्लास देते हैं। इस साल 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस के मौके पर 52,310 बुजुर्गों को यह सम्मान दिया गया। जापान में औसत जीवन दर 95.1 है, यानी कि यहाँ लोगों की औसत उम्र 95 साल। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में जापान दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट को जीवन की दर, मोटापा, डायबिटीज, खुशी और सेहत पर होने वाले खर्च के आधार पर तैयार किया जाता है। जापान में जीवन दर बढ़ाने के लिए लोगों को नमक और चीनी कम खाने के लिए जागरूक किया गया। जापानी लोगों में मोटापे की समस्या कम है, जिससे कि दिल और कैंसर जैसी बीमारियां कम होती हैं। जाहिर है, सेहत के प्रति जागरूकता के कारण जापान के लोग स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी रहे हैं। जापान से जुड़ी इस रिपोर्ट को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जापान में और इंडिया में फ़र्क, कई कंट्रियों में फ़र्क है, डिफरेंट। क्योंकि जापान में जो है ना, एक काम के प्रति भाव है। सबसे बड़ी बात यही है। वहाँ के लोगों की एक जागृति है, एजुकेशन अच्छी है, डिसिप्लिन है, हर चीज़ का वहाँ पे है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि और वो अपने उससे चलते हैं, मतलब एक डिसिप्लिन के अनुसार से। मैंने देखा है कि वहाँ पे अगर एक बच्चे है या फैमिली के अंदर है, जो जिम्मेदारी स्कूल की है पढ़ाने की, जाके ना कि एक घर की है, तो वो लोगों के एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज आता है। और आगे टेक्नोलॉजी में उनका दिमाग बहुत अच्छा है। और खाने पीने के अंदर भी जो है वो अपने वसूलों से ही चलते हैं। जब आदमी टेंशन नहीं होगी तो उसकी एज फैक्टर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये फैक्ट बात। हमारे यहाँ टेंशन है, कुछ सोशल वर्क ऐसे हो जाते हैं, कोई फैमिली वर्क इतने हो जाते हैं कि आदमी उसी टेंशन में आदमी घूमता ही रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात हमारे देश की है। वहाँ आपने देखे कुछ साल के पहले की बात बता रहे हैं, एक जो 80 साल के जो वर्ल्ड जो उनकी माँ थे, उसकी बच्चे माँ के साथ बच्चे के जैसे खेल रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, ताकि उनको ये लगे जो मैं अपनी वो है। तो कारण वहाँ बहुत माँ की प्रति वहाँ प्यार बहुत है। जो वहाँ के लोग हैं खान पान की बेहतरीन ध्यान रखते हैं। वहाँ ये जो हमारे भारत में क्या है, आप देख लो, यहाँ की जनता मोमो, चाउमीन, बर्गर इस पर टिका हुआ है। वहाँ की जनता इस पर नहीं टिका
क्या हुआ, वहाँ अपने स्वास्थ्य की बहुत प्रति ध्यान रखते हैं। यहाँ पे लोग गरीब है, भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग पैसे वाले हैं, मोटापे के लिए झुलस रहे हैं, तो वहाँ में यहाँ भारत में कोई तुलना नहीं कर सकते हैं जी। हमारे देश में क्या है कि जो मन में आता है वो खाते हैं, मैदा जैसी चीज़ खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तेलीय चीज़ खाते हैं। बस सबसे बड़ी समस्या है कि वैज्ञानिक आधार पर जब तक खाना नहीं खाया जाएगा ये समस्या आएंगी। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो सीमित है, और यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पर इतना स्वास्थ्य की ओर ना ध्यान दिया जाता, ना मिलती हैं इतनी सुविधाएं। वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी जापान के लोगों की अच्छी है और वो अपने नियम और डाइट के अनुसार चलते हैं। मैम, हमें लगता है जापान के लोगों का जो डेली रूटीन है उनके खान पान से रिलेटेड, वो इंडिया के लोगों से बहुत डिफरेंट है। इंडिया में जैसे लोगों के पास कोई रूटीन नहीं है कि कब क्या खाना है, कितने बजे खाना है, या हेल्थ को लेके जैसे अवेयर नहीं है कि हमें एक्सरसाइज भी करना है या नहीं करना है। यही मेन डिफरेंस है जापान के लोगों में और यहाँ के लोगों में। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात एक ऐसे कोच की जो कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों की तकदीर संवारने की कोशिश में जुटे हैं। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में बास्केटबॉल अकेडमी चलाने वाले प्रद्युत वोलेटी की, जो कि बच्चों को इस गेम का हुनर सिखाकर एक काबिल प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी ये कोशिश रंग लाती भी दिख रही है। ग्राउंड पर इन बच्चों की एनर्जी कमाल की है। ये बच्चे खेलने के साथ साथ अपनी किस्मत भी बदल रहे हैं। ये बच्चे उन घरों से यहाँ पहुंचे हैं जहां गरीबी के साथ साथ दुश्वारियों की न जाने कितनी कहानियां हैं। हाथों के नीचे बॉल पटकते ये बच्चे दरअसल अपनी किस्मत को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से किसी के पिता मजदूर हैं, कोई ड्राइवर है, तो कोई सड़क पर खड़ा होकर जलेबी बेचता है। लेकिन ये बच्चे यहाँ पर अपनी किस्मत बदलने आए हैं और इनका साथ दे रहे हैं नोएडा का एक नौजवान जिसका नाम है प्रद्युत वोलेटी। ये कहानी उसी प्रद्युत और ऐसे सैकड़ों बच्चों की है। इस बास्केटबॉल एकेडमी को नोएडा के प्रद्युत वोलेटी चलाते हैं। वो खुद नेशनल प्लेयर रहे हैं। प्रद्युत ने कोच बनने की ट्रेनिंग अमेरिका से ली है, लेकिन आज वो इन बच्चों को फ्री में न सिर्फ कोचिंग देते हैं बल्कि खेलने के लिए जो कुछ भी जरूरी होता है वो सब कुछ मुहैया कराते हैं। हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2016 में शुरू करी थी, जहाँ पर हमारा उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को गाँव में और अलग अलग एरियाज़ के अंदर बास्केटबॉल की ट्रेनिंग मिले, फ्री बास्केटबॉल ट्रेनिंग मिले, और हम इन बच्चों की एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज कर पाएं। बच्चों की जिंदगी को संवारने का ये मिशन आसान नहीं था। कुछ सालों तक प्रद्युत ने इन बच्चों की ट्रेनिंग का खर्च खुद उठाया। नौकरी से जो पगार मिलती थी प्रद्युत उसी से एकेडमी चलाते थे। यही नहीं, बच्चों के परिवार वालों को मनाना भी एक अलग तरह का टास्क था। पेरेंट्स यहाँ पर जो हैं, इनके पेरेंट्स मेजरली डोमेस्टिक हेल्प, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, गार्डनर्स, ये सब हैं। 9 to 9 की ड्यूटी में रहते हैं। इनके बच्चे अनसुपरवाइज रहते हैं पूरा जब वो स्कूल से वापस आते हैं। कई बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने का जो एक इंटरेस्ट है, उसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा कठिनाई नहीं आई है कि बच्चे को खींचना हमारे प्रोग्राम में। प्रद्युत का मिशन इन बच्चों को केवल खिलाड़ी बनाना भर नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश है ये बास्केटबॉल कोर्ट उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने और उन्हें गरीबी से उबार सके। जो हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने पहली बार बॉल पकड़ी, आज वो नेशनल लेवल पे मेडल्स ला रहे हैं। एक बच्चा हमारा कर्नाटका के लिए इस साल ब्रॉन्ज मेडल लाया है। अब वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है। उसके फादर इलेक्ट्रिशियन हैं। ऐसे कई स्टोरीज़ हैं। एक लड़की हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल की कैप्टन बनी है कॉलेज में। इकोनॉमिक ऑनर्स उसने परसू किया और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और हमारे प्रोग्राम से अभी भी जुड़ी हुई है। तो ऐसी कई कहानियां हैं बच्चों की जो ऑलमोस्ट नो मीन्स ऑफ अचीविंग एनीथिंग से आज वो बच्चे अब बहुत हाई अचीव करने की आशा रखते हैं और बास्केटबॉल को एज अ स्पोर्ट खेलते हैं। यहाँ आपको हर उम्र के बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे बताते हैं कि यहाँ आकर कैसे वो अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। नोएडा से भी अच्छे होते हैं कोच, वो भी आते हैं हमारे को सिखाने। थैंक यू। ठीक है, ये बताओ कि कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तो तुम बहुत छोटे हो। कितनी उम्र है तुम्हारी?
मेरी 13 ईयर्स ओल्ड। 13 ईयर्स। क्या बनना है आपको? मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर। यहाँ के मेरे को सुकून सा मिल जाता है, मतलब घर पे बोर हो जाता हूँ तो यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन है घर पे? घर पे मेरी मम्मी, पापा, भाई और मैं। यहाँ आकर आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? डिसिप्लिन? हाँ, सबसे पहले तो मैंने डिसिप्लिन सीखा और पहले मेरा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं लगता था, अब सबसे ज़्यादा मेरा फोकस लगने लगा है पढ़ाई में। किस क्लास में? मैं 7th। क्या करते हैं पापा? पापा ड्राइवर हैं। ये एकेडमी इन बच्चों की अपनी दुनिया है। यहाँ ये सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हुए नजर आते हैं। तुम कहाँ से आते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता कितना कमाते हैं? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी किस्मत में लिखा क्या है? भाग्य ने तुम्हारे लिए रचा क्या है? ये बच्चे इन सारे सवालों को पीछे छोड़कर अपने लिए यहाँ पर एक नया बैटलफील्ड तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं। और प्रद्युत इन बच्चों को ना सिर्फ एक गेम जीतना सिखा रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी की जंग कैसे जीतनी है ये भी सिखा रहे हैं, ताकि ये बच्चे ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भविष्य बदल सकें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। आईसीसी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बनाया बड़ा कीर्तिमान। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर। कभी हाँ कभी ना की तर्ज पर आखिरकार एशिया कप टूर्नामेंट में यूएई मैच खेलने मैदान पर पहुंची पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। दरअसल भारत के साथ हुए मैच में विवाद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया और पाकिस्तान यूएई मैच के लिए भी पाइक्रॉफ्ट को ही रेफरी रखा गया। इन सब के बीच पाकिस्तान के मैच खेलने को लेकर सस्पेंस बना रहा, लेकिन बाद में पाकिस्तान मैच खेलने के लिए तैयार हुआ, जिसके चलते मैच भी देरी से शुरू हुआ। एशिया कप के बीच अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बने दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज। आईसीसी मेंस टी20 की रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचकर जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद वो ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। न्यूजीलैंड के जैकब डफी को पीछे छोड़ते हुए वरुण चक्रवर्ती रैंकिंग में सबसे ऊपर काबिज हो गए। एशिया कप टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ 2 ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 1 विकेट और पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट की किफायती गेंदबाजी की। वरुण का इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ स्थान फरवरी 2025 में था, जब वो रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। टोक्यो में चल रही इस चैंपियनशिप में उन्होंने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंककर फाइनल में अपनी जगह बना ली। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में यह कमाल किया। दरअसल 84.50 मीटर क्वालिफिकेशन मार्क था, जबकि नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंका। गुरुवार यानी कल चैंपियनशिप का फाइनल होगा। महाराष्ट्र के अकोला पुलिस के जवान सुयश जड़िये ने थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन। बैंकॉक में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स 2025 इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में सुयश ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। उन्होंने मास्टर और सीनियर दोनों कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।